अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत ही कॉमन है, फटीग और टायर्डनेस। लोग कहते हैं कि थकन है, तो थकन और मुस्तकिल थकन में क्या डिफरेंस है और इसकी क्या क्या वजह हो सकती हैं और उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। टायर्डनेस या थकन, जब आदमी काम ज़्यादा कर लेता है, जिसमें ज़्यादा काम करता है, तो फिर रेस्ट करने से या सो जाने से वो थकन ख़त्म हो जाती है। ये एक आम टायर्डनेस है या आम थकन है जो कि रेस्ट करने से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये परसिस्टेंट हो, यानी कि सोने से या रेस्ट करने से भी थकन ख़त्म ना हो, तो इसको हम फटीग कहते हैं। ज़्यादातर लोग इसी चीज़ की कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर थकन हो रही है। तो मोस्ट कॉमन इसकी कॉजेज़ जो हैं वो तो साइकोलॉजिकल हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। लेकिन एक डॉक्टर की हैसियत से जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम मेडिकल कॉजेज़ को सबसे पहले देखते हैं। तो मेडिकल कॉजेज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनीमिया, यानी कि खून की कमी। ख़वातीन में ये चीज़ चूँकि ज़्यादा होती है, मंथली पीरियड्स अगर हैवी पीरियड्स हों उसकी वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, या फाइब्रॉइड्स होते हैं। अगर फाइब्रॉइड्स हैं, हैवी पीरियड्स हैं, तो अल्ट्रासाउंड पेल्विस करवा लें, उससे मालूम हो जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेल्स के अंदर, मर्दों में आम तौर पे हेमरॉइड्स की कंप्लेन होती है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से, कब्ज़ की वजह से उनको बवासीर होती है, जिसको हेमरॉइड्स कहते हैं। कुछ लोगों को कैंसर भी इसी तरह डायग्नोज होता है कि अगर खून की कमी हो। तो एनीमिया जो खून की कमी है, बेसिकली इसमें 2-3 फैक्टर हैं जो डेफिशिएंसी होती हैं। एक तो आयरन की कमी होती है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। ये कॉमन चीज़ें हैं जो कि जिनकी डेफिशिएंसी या कमी की वजह से पेशेंट को वो होता है, थकन होती है। इसके अलावा क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जैसे कि पेशेंट को डायबिटीज़ है और किडनी डिजीज़ है वगैरह, वो होती हैं, उसकी वजह से भी होता है। लेकिन हम देख लेते हैं कि पेशेंट को खून की कमी है, तो एक ये बड़ी रीज़न है जो कि एनीमिया की वजह से थकन होती है। उसके बाद सेकंड चीज़ डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा थकन होती है, क्योंकि हमारी बॉडी एनर्जी यूज़ नहीं कर पा रही होती है, शुगर को यूज़ नहीं कर पा रही होती है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा थकन होती है। इनिशियल स्टेज में रैंडम ब्लड शुगर नॉर्मल आता है, तो लोग कहते हैं हमने शुगर चेक की, ठीक है, मगर आप फास्टिंग शुगर चेक कराएं या HbA1c जो कि 3 मंथ्स की आपको एक एवरेज शुगर देती है कि लास्ट 3 मंथ्स के अंदर शुगर कैसी रही है। तो इससे आप डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है। इसके अलावा थायराइड डिजीज़ है। फीमेल में हाइपोथायराइडिज्म बहुत कॉमन है, तो TSH एक टेस्ट होता है, वो हम करके देख लेते हैं, जिससे यहाँ गले पे हदूद होता है, थायराइड कहते हैं। तो थायराइड कम होने या थायराइड ज़्यादा होने, दोनों कैफियत के अंदर वो आदमी को थकन फील होती है। इसके अलावा किडनी डिजीज़ बहुत कॉमन है, ख़ासतौर पर डायबिटिक या जो पेशेंट ब्लड प्रेशर के होते हैं, उनको किडनी डिजीज़ बहुत कॉमन है। किडनी की वजह से एनीमिया होता है, किडनी की वजह से थकन होती है। लिवर डिजीज़ है, जैसे हेपेटाइटिस वगैरह है, या खुदाना तक कैंसर है, उसको भी इसी तरीके से हम डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट थकन के साथ आता है, फिर हम उसका वर्कअप करते हैं। जोड़ों की डिजीज़, रोमेटाइड आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, उसमें भी बहुत कॉमन एनीमिया और थकन होती है। इसके अलावा विटामिन डेफिशिएंसी, ख़ास तौर पे विटामिन D जो है वो अपना ज़रूर चेक कराएं। मेरा तो ख्याल ये है कि सबको विटामिन D एक कैप्सूल या इंजेक्शन ले लेनी चाहिए हफ्ते में एक मरतबा। 4 कैप्सूल अगर ले लें 1 महीने के अंदर, तो विटामिन D डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है। अभी तक तो हमने जितने भी लोगों को विटामिन D कराए हैं, सबका कम ही आता है, और 1 कैप्सूल लेने के बाद ही बहुत बेहतर पेशेंट फील करता है। तो विटामिन D ज़रूर चेक कराएं। अब विटामिन D अगर पूरा है तो कोरोना भी कम इफेक्ट करता है, यानी कि उन लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिनमें विटामिन D डेफिशिएंसी हो, तो वो कोरोना से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। लास्ट में मेडिसिन है जो कि जिन मेडिसिन की वजह से थकन होती है, ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, वो मेडिसिन जिनमें डाययूरेटिक होता है, यानी कि पेशाब आवर मेडिसिन जिनको कहते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है, और उसी की वजह से पोटेशियम कम हो जाता है। तो पोटेशियम की कमी की वजह से बहुत आदमी लेथार्जिक होता है, उसको थकन फील हो रही होती है। तो अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं तो डॉक्टर को रेगुलर दिखाएं। कि हम इसीलिए पेशेंट को कॉल करते हैं 2 महीने के बाद कि उसके साइड इफ़ेक्ट देखने होते हैं। लोग क्या करते हैं कि एक मतलब अगर ब्लड प्रेशर ठीक हो गया तो पूरे साल वही मेडिसिन ले रहे होते हैं।
इसी तरह सर्दी और गर्मी की मेडिसिन अलग होती है। सर्दी में हम डायरेटिक देते हैं ताकि पेशेंट को ज़्यादा यूरिन पास हो जाए, गर्मी में वो बंद कर देते हैं। अगर बंद ना करें तो गर्मी में वही मेडिसिन जो सर्दी में बहुत अच्छी होती हैं, गर्मी में वो थकन बहुत ज़्यादा पैदा करती हैं। तो डायबिटीज़ में बार बार यूरिन पास होने की वजह से, और जो मेडिसिन है डायबिटीज़ की, उनमें भी थकन हो सकती है। डायबिटीज़ से भी थकन हो सकती है। कुछ मेडिसिन है जिनका साइड इफेक्ट है। यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड से जॉइंट पेन होता है, लेकिन यूरिक एसिड की मेडिसिन वो भी थकन पैदा कर सकती हैं। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल की कुछ टैबलेट्स हैं जो फाइब्रेट्स कहलाती हैं। ट्राइग्लिसराइड अगर ज़्यादा हो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं तो उनसे भी बहुत बॉडी पेन या थकन होता है। और आखिर में मैं कहूँगा कि पेन किलर जो है वो ज़्यादा कॉमन ना लें सिवाय पैरासीटामोल के, क्योंकि जो पेन किलर हैं उनकी वजह से माइनर अल्सर बॉडी के अंदर बनते हैं और वो ब्लड स्टूल के ज़रिए खारिज होता है और एनीमिया होता है। तो ये मेडिकल कॉजेज़ हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके मेंटल और साइकोलॉजिकल जो कॉजेज़ हैं या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। लाइफस्टाइल और साइकोलॉजिकल कॉजेज़ के अंदर अगर हम देखें कि नफ्सियाती जो चीज़ें होती हैं, लाइफस्टाइल में स्लीप सबसे इम्पोर्टेंट है। नींद पूरी होना, प्रॉपर रात में नींद आना, और दिन में अगर थोड़ी देर भी सो जाए तो आमतौर पर रात में नींद खराब हो जाती है, फिर तमाम दिन आदमी थकन का शिकार होता है। दूसरे, जिन लोगों की शिफ्ट डे और नाइट चेंज होती रहती है काम की, उनको भी स्लीप प्रॉब्लम होती है, वो भी थकन का शिकार रहते हैं। फिर एक कंडीशन होती है स्लीप एपनिया सिंड्रोम, कि रात में सोते हुए जब खराटे आते हैं, स्नोरिंग होती है, तो उसकी वजह से हमारी ऑक्सीजन कम हो जाती है, फिर आँख खुल जाती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और नेक्स्ट डे जो है वो आदमी पूरे दिन थकन का शिकार होता है। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर डीप स्लीप रात में वो सोएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर एंग्जाइटी और डिप्रेशन आ जाता है कि टेंशन की वजह से हमारे मसल स्टिफनेस पैदा होती है, मसल्स के अंदर सर में दर्द रहता है। और जो डिप्रेशन है, इसमें आदमी अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा होता है, कि इनएक्टिव होता है, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, ना वो खाना में इंटरेस्टेड होता है, ना किसी और काम, ना एक्सरसाइज करता है। तो टेंशन और डिप्रेशन ये बहुत बड़ी वजह है टायर्डनेस या फटीग के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे ये कि जो हम बैठते हैं, काम करते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, शॉप पर बैठते हैं या क्लिनिक पे बैठते हैं, अगर एक्सरसाइज ना करें तो हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं। जो मसल्स वीक हैं उनकी वजह से भी आदमी को थकन फील होती है, स्टेमिना नहीं बनता। ऐसा आदमी एक स्टेयर भी चढ़ता है तो उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो स्टेमिना बनाए वो रेगुलर वॉक करने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं कुछ वाइटामिन, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि खासतौर पर विटामिन डी डेफिशिएंसी, आयरन, B12, फॉलिक एसिड, ये सब चीज़ें विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से। अब डाइट पे अगर हम देखते हैं कि कुछ लोगों की डाइट वो फ्रेश डाइट नहीं होती, आप ये कह लें कि उसमें फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं होते हैं, या हाई क्वालिटी डाइट नहीं होती, पुअर डाइट होती है। तो उसकी वजह से भी हमारे कैलोरीज कम होती हैं, एनर्जी लेवल कम होता है। वेट, ओवर वेट होने की वजह से या अंडर वेट होने की वजह से भी थकन होती है। जब ओवर वेट आदमी होता है, उसका वजन ज़्यादा हो, तो वो कोई काम करते हुए उसका स्टेमिना नहीं बन पा रहा होता, तो स्टेमिना कम होने की वजह से वो उसको थकन फील हो रही होती है। आखिर में अगर हम देखते हैं कि ड्रग अब्यूज़, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या नशा करते हैं या ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उसकी वजह से भी जिस्म में थकन फील होती है। तो ये वो कॉमन फैक्टर हैं जिनकी वजह से थकन होती है। तो हम इसको अगर प्रिसाइजली दोबारा बात करते हैं, मोस्टली लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि स्लीप है, वेट है, ये सब चीज़ें, और इसके अलावा साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, टेंशन, डिप्रेशन, ये मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं थकन के लिए। मगर मेडिकल कॉजेज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमें देखना होता है वैसे डॉक्टर। जब हमारे पास पेशेंट आता है, सबसे पहले हम वो तमाम कॉजेज़ देखते हैं जो मेडिकली हो सकती हैं। जब उनको रूल आउट करते हैं, उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल और लाइफस्टाइल चेंजेस और ये सब चीज़ों पे आते हैं। तो उम्मीद है कि इन फैक्टर्स को देखते हुए आप भी एक हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।